रिटायर्ड तहसीलदार सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे चूरू के इतिहास पर। सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि चूरू का जो ये किला है कब बना, चूरू कब बसा, इनके बारे में जरा बताइए। सन 1541 में राव मालदेव जी, जो घांगू के राव बणीर जी के 8वें पुत्र थे, उन्होंने मोमडंस हिसार परगने के अंतर्गत एरिया आता था और उसमें हिसार परगने की ओर से नियुक्त था चौधरी दिलावर। उसको उससे दिलावर खान जो था फतेहपुर नवाब का पोता था, वंशज था, फतेहपुर नवाब का वंशज था। अच्छा। और ये मिलेगा आपको कंवर सरवर ने जो लिखा है कि क्या कायम खानी तब और अब में, उन्होंने जिक्र किया है। उस दिलावर से ये छीना। गोविंद अग्रवाल चूरू मंडल का मसौदपूर्ण इतिहास में ख्यातों में दयाल दास की ख्यात, देश दर्पण में बीकानेर की ख्यात, इन सब में ये मिलता है कि 1598, 1597, कई जगह 98 लिखा है, कहीं 97, जिसका सम्मत तो 1598 और 97 है और ईस्वी सन 1541 बैठता है। 1541 में उन्होंने उस दिलावर से, जो हिसार परगने या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये गांव आता था, उससे छीना था। इससे पहले मोहम्मदन का शासन था यहाँ। तो वो रिकवरी करने के लिए उस दिलावर खान जो था उससे छीन के लिए आज उस दिलावर खान की संतान सैकड़ों की तादाद में यहाँ चूरू में बसे हैं। आज भी वो चौधरी कहलाते हैं। तो मालदेव जी ने ये जो चूरू किले की यहाँ पे नींव रखी जी, और उस टाइम क्या उन्होंने, मतलब क्या ये परकोटा वगैरह बनाया या कोई कच्चा बच्चा? मालदेव जी ने जब नींव रखी तो यहाँ एक जो गोविंद अग्रवाल के जो इतिहास है उसके मुताबिक हाड़ी बड़ंग नाम का एक साधु तपस्वी तपस्या करता था, तो धर्म से मोमडन था। वो वलक बुखारा का कोई बादशाह हुआ करता था, वलक बुखारा का बादशाह था। और वो हमेशा उसकी सेज, एक दासी सेज सजाया करती थी और वो सेज पर शाम के टाइम सोता था। तो एक दिन वो बादशाह के आने का टाइम था, उसने सेज सजाई, वो बाई दी हुए उसको चेक करने के लिए लेट गई, उसको नींद आ गई। तो जब जैसे ही वो बादशाह आया और उसने दासी को देखा तो उसको भयंकर रूप से उसकी पिटाई की कोरडों से। अब कोरडों से पिटाई करी तो रोने के बजाय वो हंस रही थी। तो हंसते हंसते वो मार के धाप गयो। बिन कहो कि भाई तू लोग इतनी में तो पशु रोने लगे, तू हंस रही क्यों है? बादशाह सलामत, मैं ही वास्ते हंस रही हूँ कि जेके बेड के ऊपर जेके जगह मैं हमेशा बिछाऊँ वहाँ पर थे जिंदगी भर सो रहे हो। भगवान थाने कितनी सजा देसी, मैंने तो कुछ क्षण के लिए सोने के बदले मैंने इतनी मिल रही है। ईशु भी बादशाह का नाम मूलतः इब्राहिम था, जो रिकॉर्ड में भी है। तो वो इब्राहिम भी नाम से वाकई आप इन छोटी सी बात के वास्ते इतनी सजा दी। अपनी लाइफ इन सेज पर अपन गुजारी तो अपन के मिल सी, भी को दिमाग एकदम ईश्वर की तरफ, भी को भक्ति की तरफ आ गयो। तो वो सच्चाई की यही बात में ढूंढ तो वो अटे पहुँच गयो। स्वरूप जब वो पहुंचे अटे ना था पुरानो डेरो लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर, ये जो नाथ संप्रदाय के थे गोरखनाथ को भी अटे बतावे। तो वो यहाँ के उसने दीक्षा दी। और वो चूंकि बादशाह हो इन वास्ते मांगने को जातो कहते मदरा अपराधी। चूरू मंडल के इतिहास में बहुत लंबो चौड़ो विस्तृत विवरण है। मैंने कहो अगर तू मारा अगर शिष्य बने तो मैं तेरे कान फड़ांगा और तेरा नाम चेंज करांगा। तो उसका नाम यहाँ हाड़ी बड़ंग रखा। और हाड़ी बड़ंग आज भी अगर नाथ संप्रदाय में पूजा हुए तो पूजा में हाड़ी बड़ंग को नाम आवे आज भी, देखिए प्राचीनता और भी की सच्चाई को उस प्रमाण है। तो उसे सुबह शाम खाना देने के लिए मालदेव जी जाते थे। उम्र कोई ज़्यादा लंबी को नहीं। और मालदेव जी जाता एक दिन आंधी में तूफान में भी ले गया। रात में घोड़े की सवारी कर, रात में 2 बजे जब उबरेलो हो आंधी में थमी, बादशाह देखो कि वो जो साधु तपस्या कर रहे हो जंगल में चूरू के भीड़ में। यार वो बच्चों तो लंबो, मतलब बड़े आदमी पूरा भी को नहीं आवे, 17, 18, 15 वर्ष का होगा। वो आदमी डरियो को नहीं के मालदेव बोले, मालदेव बाबा मने डर लागे भगवान को, और क्या को डर कौन लागे। मालदेव जी तो अचंभित आ रहे हैं कि अभी को दोनों भी हैं, जगजगाट कर रहे हो, अभी को दोनों बैठे और वो तपस्या कर रहे हो। मोहम्मदन हो गया, वो तपस्या में लीन हो गए। और भाई नहीं आवे कि ये बच्चों इतनी घनघोर रात में, अंधेरी रात में आगे डर कौन लाग्यो। दोनों एक दूसरे ने प्रश्न
मैं कहा अच्छा बाबा तने बेटा सुबह बात करांगा। दूसरे दिन मैं खानू लेके गया। जब भी वो बीहू पहले जब तक इतिहास में मेरे पढ़ने में आया कि तीर और कमान अपने यहाँ इस इलाके में, शेखावाटी इलाके में, चूरू में, बीकानेर बेल्ट में नहीं। तीर कमान वो बलक बुखारा के बाद जब बीकन को तीर कमान हो, वो जगी खेजड़ी के नीचे तपस्या में लीन हो, भी नहीं आ कहो कि भाई ओ तीर कमान ले मालदेव और तुम खेजड़ी के इनके मार तने में मारे तो वो निकल के खेजड़ी चीर के और रेत की बर्क जी की टिब्बी अभी हम चलो गए। तो साधु ने पहला वरदान मालदेव जी को दिया कि ये जमीन तेरी होगी, तेरो तीर धरती झेलेगी, दुश्मन तेरो तीर कौन झेलेगो, और तेरो ही धरती पर राज होगो। बे मालदेव जी ई कोनो दिलावर कोनो जी हो कोसो शासन हो गयो। अब वे आ कहो बाबा थारो वचन तो फलीभूत हो गयो, लेकिन इस चूरू इस शहर का नाम क्या रखूँ मैं? मेरी जो राजधानी होगी राज भी हो जाएगा, नाम क्या रखूँ? तो उसने ये बताया कि ये मेरी चूरा नाम की दासी थी जिसने मेरा ये मैं दिमाग घुमाया कि भाई तेरे साथ क्या होगा तू बता। मैंने कुछ देर के वास्ते इतनी सजा दी तन्ने की मिल सी। तो असल में मेरी आध्यात्मिक गुरु तो बा हुई, और मैं आ चाहूँ कि अगर तेरो राज तेरी स्थापना होगी तो इनको नाम चूरा के नाम पर रख। तो तब से इसका नाम चूरू पड़ा। अच्छा, मतलब वो जो दासी थी चूरा, जो जिसने बादशाह को भक्ति की तरफ प्रेरित किया, उसके नाम पर ये चूरू पड़ा। हाँ हाँ। ये तो फिर यहाँ मालदेव जी ने ये मतलब अपना यहाँ रहने का, मालदेव जी ने यहाँ जो वर्तमान गढ़ है इसी जगह ये पुराना धूलकोट होता था, यहाँ ये अपना वो मतलब उस टाइम धूलकोट था, पक्का उन्होंने नहीं बनाया था। पक्का नहीं, धूलकोट से इस रेगिस्तानी एरिया में ज्यादा धूलकोट ही होते थे। धूलकोट पर उन्होंने बाढ़ बड़ी ऊंची करके वो धूलकोट बना के वहाँ उन्होंने गढ़ की स्थापना कर ली। वो गढ़ आगे आगे पीढ़ी मालदेव जी के बाद उनके लड़के सांवलदास जी उनके कुंवर हुए, सांवलदास जी का शासन रहा। सांवलदास जी के बाद बलभद्र जी हुए, बलभद्र जी के बाद भीम सिंह जी हुए, भीम सिंह जी के बाद कुशल सिंह जी हुए। तो कुशल सिंह जी ने फिर ये दूसरा गढ़ यहाँ स्थापित किया। वर्तमान जो गढ़ है, वर्तमान गढ़ है जिससे चांदी के घोड़े शिवजी सिंह जी ने चलाए थे, इस गढ़ को बनाने का श्रेय है कुशल सिंह जी को। बनाया वहीं जो उनके पुरखों ने पहले राव मालदेव जी ने बनाया था। हाँ, जहाँ मतलब धूलकोट को उन्होंने पक्के में बदल दिया। उसके साथ उन्होंने इसके परकोटा बनाया बहुत बड़ा। शहर तो गढ़ बनाया, गढ़ के साथ उन्होंने परकोटा बनाया। परकोटे में शेखावाटी से सेठ साहूकार और शेखावाटी से बहुत से लोग आके यहाँ बसे। उन्होंने पट्टे लेके वो सुरक्षा होगी, परकोटे में पहरा लगता था और वहाँ के उसके शासक की जिम्मेदारी। मतलब जो ये परकोटा बना तो उसका धन जो है वो शेखावाटी के सेठों ने दिया? नहीं, शेखावाटी तो ये इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये कि ये सिंध प्रांत से जो आने जाने का सामान व्यापारिक केंद्र था ये। हाँ। तो व्यापारिक रास्ता था, वहाँ से चुंगी टैक्स जो भी मिलता वो था। और इसके अलावा सेठ साहूकार जो थे वो तो नए आगे बसे थे और उन्होंने आगे बहुत सहयोग किया सरकार का। वो लड़ाई के टाइम बाद में किया है, लेकिन ये जो बनाया था उन्होंने यही बनाया। रामगढ़ की तरफ खुलता है तो भी रामगढ़िया दरवाज़ा आज भी वो प्रसिद्ध है। रामगढ़ बिसाऊ, रामगढ़ का दरवाज़ा। झारिया एक गांव है, बहुत बड़ा ठिकाना है, तो झारिया की मोरी, सत्यनारायण भगवान मंदिर। तो इस परकोटे में 4-5 दरवाजे थे, पहरा लगता था और सब लोग यहाँ बसते थे। और जो बाहर से आके बसे वो इसलिए बसे कि यहाँ सुरक्षा उन्होंने बहुत अच्छी थी। पुराने जमाने के चोर मतलब व्यापारियों को तो ये मिल गया कि भाई ये व्यापारिक रूट था, इसके ऊपर उनको रहने की जगह मिल गई और सुरक्षा मिल गई। बाहर कमाने वो खाते विदेश जाते, लेकिन जब भी आते वापस तो उनका हवेली, उसका धन दौलत जो भी था सुरक्षित था। इस परिपाटी मेरे फादर कस्टम थानेदार रहे हैं। तो जो कुशल सिंह जी ने बनाया तो वो मतलब क्या टाइम क्या था उसका टाइमिंग? कुशल सिंह जी ने, इतिहासकार इसको 1739 बताते हैं, लेकिन वो गलत है। गोविंद अग्रवाल जी जो हैं चूरू मंडल का जो शोधपूर्ण इतिहास लिखा है, उन्होंने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। कभी 1739 में तो कुशल सिंह जी के पुत्र संग्राम सिंह जी का शासन था। और इस बात का सबूत ये है कि गोसाइयों के मंदिर में एक शिलालेख लगा है जो 1739 का शिलालेख है। उसमें लिखा गया राज श्री संग्राम सिंह जी। तो वो ये प्रूव करता है कि उस दिन संग्राम सिंह जी का था। साल सम्मत अगर मिलाते हैं तो कुशल सिंह जी का पीरियड 70 लगभग 31 के आसपास उनका स्वर्गवास हो गया था, 1731 के आसपास। उनके बाद इंद्र सिंह जी, उनका शासन था। इंद्र सिंह जी के पुत्र संग्राम सिंह जी थे।
तो गोविंद जी अग्रवाल ने जब ये प्रश्न दूसरे बीकानेर के इतिहास में, जोधपुर के इतिहास में 1739 इसकी जो तारीख बताई गई है, उसको मैंने मेरे लेवल पर शोध किया, राव जी से भी पूछताछ की, दूसरी किताबों से पूछा, ख्यात में देखा, देश दर्पण में देखा, सारे सब मिलता है। तो उसमें उन्होंने, हमारे राव जी ने ये बताया कि 1727 में देपालसर गढ़ की और चूरूगढ़ की स्थापना कुशल सिंह जी ने करवाई। उनके 2 लड़के थे, छोटों के लिए देपालसर चतरसाल सिंह जी को दे दिया और बड़े इंद्र सिंह जी के लिए ये बनाया। चतरसाल सिंह जी अपने जीवन काल में यहीं रहे, उनकी संतान देपालसर चली गई। तो ये एक्चुअली 1727 है, जब कई जगह ये जो 39 दिया है, तो इससे इतिहास में कंट्रावर्सी पैदा होती है। अच्छा, वर्तमान में ये किला सरकार के अधीन हो गया जी हाँ। तो यहाँ के जो उनके जो राज परिवार का जो वंशज थे, तो वो क्या चूरू में नहीं है अब? नहीं, ये ऐसा हुआ कि चूरू और बीकानेर का बराबर वो विवाद चलता रहा। चूरू को वो, जैसे राव शेखा जी की कहानी है, वही कहानी यहाँ है कि बीकानेर वाले इनको अधीन मानते थे, ये कहते थे कि नहीं हम अधीन नहीं हैं, बराबर के भाईदार हैं, हम वो भाई हैं, और आपकी रक्षा के लिए आपका बीकानेर जो है कांदल जी ने बनाया था, और हमें आपकी सुरक्षा के लिए एक तरह से ये था कि अपना एरिया जीत के हमें दिया था, इसलिए हम आपके अधीन नहीं है, आपके संकट आएगा तो संकट हमारा होगा, पहले हम कटेंगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने खूब उनकी इमदाद की, लेकिन वो अधीनता स्वीकार्य, अपने आप को नहीं मानते थे, स्वतंत्र मानते थे। स्वतंत्र और बीकानेर वालों के सामने ये था कि सभी भाई बंधुओं के साथ उन्होंने यही किया। वो विशेष रूप से सूरत सिंह जी जो इस मामले में काफ़ी इतिहास में अपने भतीजे को भी उन्होंने मारने का मिलता है, दूसरा भी मिलता है, तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, बेदावतों के साथ, वाणीरोतों के साथ, कानलोतों के साथ। वो तो हमें ध्यान है इसका, सूरज सिंह जी ने जो यहाँ अटैक किया वो थी। मेन बात है कि इनके जो आखिरी जो वंशज थे यहाँ के जो राज परिवार के, तो वो उनकी क्या स्थिति है? बराबर ये वो जीतते वापस निकाल देते, बंडोर यहाँ से लड़के वापस निकाल देते। धीरे 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 सन 1813 की जो लड़ाई थी, 1813 में इन्होंने चूरू पर अटैक किया, फिर ये चूरू पर एक बार कब्जा भी कर लिया इन्होंने, फिर वापस चूरू वालों ने कब्जा ले लिया, एक बार नहीं कई दफ़ा इस प्रकार की बात हुई। 1818 में, लास्ट 1818 में ठाकर पृथ्वी सिंह जी अंतिम ठाकर थे यहाँ। शिवजी सिंह जी जिन्होंने चांदी के घोड़े चलाए थे, वो हीरे की, कहते हैं कि हीरे की कणी खा के उन्होंने वो अपना वो स्वर्गवासी हो गए लड़ाई के दौरान। तो पृथ्वी सिंह जी को इन्होंने जयपुर बीकानेर वालों ने बाहर कर दिया, लेकिन पृथ्वी सिंह जी फिर एक बार आए, 1818 तक फिर रहे। पृथ्वी सिंह जी के लड़के फिर बीकानेर से वापस छीन लिया चूरू के बने रोतों ने। तो यहाँ एक ईश्वर सिंह जी हैं जिनका कोतवाली में आज भी मंदिर है जिसकी पूजा करते हैं पुलिस वाले। उन्होंने 3 दिन तक वापस चूरू पर फिर कब्जा कर लिया बीकानेर से लेकर। 3 दिन बाद कोई तोप की चरखी उल्टी चली, वो तोप गिरने से उनका यहाँ हो गया, तो उनको जुझार के रूप में आज भी माना जाता है। शहर में भी उनकी बड़ी मान्यता है और गढ़ में उनका मूर्त स्थान बना हुआ। तो ये 1818 के बाद जब इनकी संतान हुई, तो आज भी वो चूरू हाउस के नाम से बीकानेर में बसे हुए हैं। आज वर्तमान में रणधीर सिंह जी हैं चूरू के लास्ट वंशज। और वैसे जो 84 गांव है सारे, तो वो सारे ही गांगू, और गांगू से चूरू, चूरू से निकले हैं सारे। यहाँ जो बनी रोतों के 84 गांव है वो सारी यहीं से निकल के गए हैं। वहीं से में आते गए, बाहर निकलते गए। लास्ट में ये आज ठाकर कान सिंह जी थे जिनके मैंने दर्शन भी किए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि चूरू को जो है मालदेव जी ने बसाया। जी हाँ जी। और सुनने में है दिलावर खान इस एरिया का चौधरी था, मतलब जो लगान, हिसार परगने का इधर चौधरी था जो यहाँ से लगान वसूल करता था। उससे मालदेव जी ने लिया, उससे मालदेव जी ने। हाँ, और दिलावर खान के वंशज जो है वो कायम खानी है, वो कायम खानी था, वो कायम खानी ही था, वो कायम खानी फतेहपुर नवाब का पोता था। उससे लेकर के मालदेव जी ने यहाँ पे कब्जा किया और उसके बाद ये फोर्ट बनाया। और उसके बाद उन्हीं के जो वंशज आगे चलते रहे। बीच में बीकानेर जब भी अटैक करता है तो वापस ये छीन लेते थे। हाँ, वो तो छीन लेते थे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो चूरू का जो यदि इतिहास हम देखें तो चूरू का जो नामकरण किया गया है वो बलक बुखारा के बादशाह की एक दासी थी चूरा नाम की, उसके नाम पे करवाया था, क्योंकि बलक बुखारा का जो बादशाह था वो उसी से प्रेरित होकर के, यानी उस दासी की प्रेरणा से ही उसने वो साधु बना। और उसने ये उसने जो दीक्षा यहाँ पे ली वो नाथ संप्रदाय में ली। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री है ना योगी जी, उनका जो संप्रदाय है वो यहाँ पे योगी साधु बना। और उसी के आशीर्वाद से मालदेव जी ने ये यहाँ पे दिलावर खान से ये छीना और इस जगह पर
उसी बात जो मतलब बुखारा का जो बादशाह था, जो यहाँ पे योगी बन गया था, उसी के आदेश से उसकी जो दासी का नाम चूरा के नाम से उन्होंने चूरू का नाम नगर, चूरू नगर के नाम से चूरू रखा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि चूरू का नामकरण चूरू क्यों पड़ा और चूरू को किसने बसाया और यहाँ पे पहले कौन थे, किस तरह का यहाँ का माहौल था। सारी जानकारी शायद आपको मिल गई होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय भारत।